आपके समक्ष लेकर आया हूँ 10th क्लास का चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों आज जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। दोस्तों हम जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा भी है, प्रकाश एक कारक भी है। प्रकाश ऊर्जा भी है, कारक भी है। इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश तो हम जान चुके हैं, प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उसके कितने नियम हैं। तो दोस्तों ये जो पिक्चर है प्रकाश के अपवर्तन का ही पिक्चर है, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो इसमें से ये जो माध्यम देख रहे हैं, ये जो माध्यम देख रहे हैं, ये माध्यम है विरल माध्यम। और ये जो डॉटर या डिप जो देख रहे हैं, डिप एंड किया हुआ, ये सघन माध्यम है। तो दोस्तों इसके लिए ये जो मेरा एन और एम देख रहे हैं, ये अभिलंब है। और मेरा जो देख रहे हैं इसका नाम रख दूँ ए बी ओ। तो दोस्तों ए से लेकर ओ तक मेरा आपतित किरण है और ओ से लेकर बी तक मेरा अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का। तो इसको जानने के लिए दोस्तों हम प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जाती है, तो वो मुड़ जाती है। तो दोस्तों फिर से सुनिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इसी मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों कि ये आपतित किरण है और ये मेरा था विरल माध्यम और आपतित किरण विरल से सघन में आ रहा। प्रकाश अभिलंब ही अभिलंब है और अभिलंब कर मुड़ गया, तो इसको जाना चाहिए इस रास्ते पर, इस पथ पे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब कर मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों अब टॉपिक 2 जो है क्वेश्चन है, इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम पढ़ने में यहाँ से लेंगे, ये दोस्तों कौन सा किरण है, आपतित किरण। और ये कौन सा किरण है दोस्तों, अपवर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है। यहाँ पर ये अभिलंब है, ओ पर मिला, आपतित किरण है, ओ पर मिला, अपवर्तित किरण, ओ पर मिला। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती है। जैसे यहाँ लिखे हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो दोस्तों कहता है, दूसरा नियम, इसमें से दूसरा नियम जो है आपतन कोण जो होता है, देखिए ये जो बीच का कोण है, ये जो देख रहे हैं आई, ये आपतन कोण आई। और ये जो आर देख रहे हैं, ये है अपवर्तन कोण, यहाँ पे जो लिखा है ऐसे अपवर्तन कोण। तो इसमें होता है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण एक अनुपात में होता है। इसको हम साइन आई बटा साइन आर कहते हैं, साइन आर बराबर किया। जैसे यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। तो इसका मतलब ये आपतन कोण के ज्या की बात करें तो साइन आई और अपवर्तन कोण की बात करें तो साइन आर एक निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक बार फिर से लेते हैं दोस्तों इस चीज़ को, प्रकाश का अपवर्तन क्या है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम कहता है कि इन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो अब इस चीज़ में हमको जानना है दोस्तों कि आपतित किरण है क्या, व्हाट डू मीन बाय इंसिडेंट रे। तो दोस्तों इंसिडेंट रे जो होती है किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये आ रही है, आने का सिंबल इस प्रकार से, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। अब जो पॉइंट है दोस्तों आपतित किरण तो क्या है, अपवर्तित किरण। हम देखें दोस्तों ये जा रही है तो उसको सिंबल इस प्रकार से हम जाने का सिंबल, अर्थात दूसरे माध्यम में जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और किसी बिंदु स्रोत से, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलंब। अभिलंब दोस्तों किसी भी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ये सतह है, ये सतह इस पर ऐसे खींच दिए ये बन गया अभिलंब। किसी भी सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्लियर हो गया। अब है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, व्हाट डू मीन बाय सॉरी अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है क्या। तो इससे पहले मीन आपतन कोण, व्हाट डू मीन बाय इंसिडेंट एंगल। तो दोस्तों इंसिडेंट एंगल क्या है, देखिए ये लंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना है। देखिए ये आई अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अर्थात आपतन कोण किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। दोस्तों आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अब हम लेते हैं अपवर्तन कोण। तो दोस्तों देखिए अपवर्तन कोण क्या है, कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण और यह अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर से होता है अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण जो होता है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको हम छोटी आर से सूचित करते हैं क्योंकि दोस्तों अपवर्तन कोण का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसलिए इसको हम आर से सूचित करते हैं। और ये था प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का व्याख्या। अगर व्याख्या पूछेगा तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है लिखकर इसके जो पद है जैसे कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये सारे चीज़ को डिफाइन कर देंगे, हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम का व्याख्या। अब दोस्तों हम इसी में चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में ही कुछ और भी टॉपिक्स हैं। जैसे हम अब लेते हैं पार्श्विक विस्थापन। एक पॉइंट आता है पार्श्विक विस्थापन। तो देखिए दोस्तों पार्श्विक विस्थापन, तो दोस्तों पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो ये दो किरणों के बीच लंबवत दूरी होता है। दो किरण की बात करते हैं तो किरण आता है आपतित किरण और निर्गत किरण। तो दोस्तों पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो दो किरणों के बीच की दूरी है। तो कौन कौन सा किरण है, तो आपतित किरण है और निर्गत किरण है। तो दोस्तों अगर कोई पूछ दे
पार्श्व विस्थापन क्या है, तो हम बोल सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। दोस्तों ये पार्श्विक विस्थापन क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा जानेंगे प्रकाश की चाल के बारे में। दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है ये सभी माध्यमों में अलग अलग होती है, यह माध्यमों पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो अगर बात करते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक दोस्तों ये होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। तो दोस्तों और हम जान चुके हैं, अगर कोई मान ले आपसे पूछ दे सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, तो सघन माध्यम की अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे में दोस्तों हम यहाँ पे अगर लेते हैं, देखिए क्या क्या लेते हैं, अगर पानी और हवा लेते हैं तो इसमें से कोई पूछ दे पानी और हवा में सघन कौन है, तो दोस्तों सघन जैसे सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि दोनों में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा। तो दोस्तों घनत्व सबसे अधिक इसी का होगा दोस्तों घनत्व सबसे अधिक होगा जल का, तो जल सघन होगा और हवा विरल हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करते हैं हवा और कांच का, तो दोस्तों इसको भी पहले देखेंगे घनत्व किसका अधिक है, तो हम देखेंगे घनत्व कांच का अधिक होगा और हवा का कम होगा। जिसका घनत्व कम होगा वो विरल और जिसका घनत्व अधिक होगा वो सघन। तो आशा है कि आप सघन और विरल माध्यम अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं पार्श्विक विस्थापन, या आप समझ चुके हैं पार्श्विक विस्थापन जो होती है दो किरणों के बीच की लंबवत दूरी होती है, वो दो किरण होती है आपतित किरण और निर्गत किरण। तो अब दोस्तों हम चलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक क्या है, तो दोस्तों अपवर्तनांक क्या है कि शून्य में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों अपवर्तनांक भी सभी का भिन्न भिन्न होता है, सभी पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो अपवर्तनांक समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्व, कुछ उपयोग। तो दैनिक जीवन में हम इसका क्या उपयोग करते हैं दोस्तों, इसको हम क्लिक करते हैं। दैनिक जीवन में आप लेंगे, अब जो टॉपिक्स बनेगा दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग। दोस्तों दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का कई सारे उपयोग हैं। जैसे हम बात करते हैं तारे का टिमटिमाना, तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट जो है पानी में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है। अगर हम किसी छड़ी को या पेंसिल को पानी में रखते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है बाहर से, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट जो है पानी में जब हम सिक्का को रखते हैं वो सिक्का को जो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। और दूसरी बात है कि दोस्तों एक बार फिर से दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग, तो अगर उपयोग पूछा जाए आपसे तो तारे का टिमटिमाना बोल सकते हैं। दूसरा नंबर पानी में छड़ी का मुड़ना, पानी में रखा सिक्का ऊपर की ओर प्रतिध्वनि। और
भी सर दोस्तों हैं इसका, जैसे कि कांच के बर्तन में चीनी की चाशनी अगर हम रखते हैं तो बाहर से जब देखते हैं चीनी की चाशनी अपने आकार में थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रसगुल्ला का ही, तो उसको अगर हम किसी कांच के बर्तन में रखते हैं और चाशनी में, चीनी की चाशनी में रसगुल्ला को, तो बाहर से देखने पर वो उसका आकार थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो एक पॉइंट इम्पोर्टेंट उसको आप देखते हैं हम, अब जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है विरल और ये है सघन। दोस्तों यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करता है, यानी कि विरल यानी कि जिस माध्यम का घनत्व अति कम है, कम है, विरल से अगर सघन में प्रवेश करता है, विरल से सघन में, तो प्रकाश की किरण जो होता है दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है, मतलब विरल से सघन में जब प्रकाश आती है तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रकाश है, दूसरे माध्यम में ये था विरल और सघन में जैसे प्रवेश किया तो ये अभिलंब है, इसके और ये मुड़ गया, जबकि इसको ध्यान से इस रास्ते पर ना जाकर ये थोड़ा इधर मुड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखने का पॉइंट है, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों क्या है, NMDTS और AD। दोस्तों ये है, उस बार इसका विपरीत है सघन और विरल। दोस्तों इससे पहले हम बनाए कि विरल से अगर सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब पर मुड़ जाता है, लेकिन जब सघन से प्रकाश विरल में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो अभिलंब की ओर न मुड़कर अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब है इधर न झुक के, दोस्तों ये इधर झुक गया है, इस साइड में अभिलंब से दूर हट रहा है, दूर चल रहा है। तो जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर न मुड़कर अभिलंब से दूर हट जाती है। एक और है दोस्तों, जब प्रकाश ऐसे सतह पर प्रवेश करता है जो दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह होता है, तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये एक ऐसा पारदर्शक पदार्थ है जो दो माध्यमों को अलग कर सकता है। इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो बिना विचलित हुए, बिना मुड़े वो सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बताएं। 3 पॉइंट में पहला था, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा दोस्तों था, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों था, वो था क्या, कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम पर आती है, आपतित होती है जो दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह होता, तो वहाँ प्रकाश विचलित नहीं होता, मुड़ता नहीं, बल्कि सीधा निकल जाता। जैसे ये डायग्राम पर यहाँ से प्रकाश है सीधा निकल गया, क्योंकि ये दोस्तों दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अगर प्रकाश पड़ता है तो बिना मुड़े वो सीधे निकल जाता है। तो आशा है कि आप ये जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब जो नेक्स्ट दोस्तों है वो है प्रकाश का अपवर्तन में ही प्रिज्म। आज जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म। तो चलते हैं दोस्तों प्रिज्म की ओर। तो दोस्तों प्रिज्म क्या है सुनिए। तो प्रिज्म होती है किस प्रकार से, देखिए ये है प्रिज्म बना रहे हैं हम, इसका डायग्राम प्रिज्म का, आप ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम दोस्तों ABCDEC, इसका नाम दोस्तों ADC है। तो यह है प्रिज्म
क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार बनेगा, प्रिज्म क्या है। दोस्तों प्रिज्म जो है, प्रिज्म पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है, एक पारदर्शक माध्यम होता है प्रिज्म, जो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। प्रिज्म एक पारदर्शक माध्यम है जो समतल पृष्ठों से, दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। प्रिज्म एक पारदर्शक माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। और दोस्तों प्रिज्म में कुछ पॉइंट्स हैं प्रिज्म का आखिर प्रयोग क्या है। दोस्तों प्रिज्म का प्रयोग है, प्रकाश को अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त किया जाता है प्रिज्म के द्वारा। तो प्रिज्म क्या है, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो समतल पृष्ठ होगा, इसमें हम बताएंगे अभी। एक समतल पृष्ठ का नाम होगा ए डैश बी बी, ए डैश बी बी, ए डैश बी डैश बी, ये एक समतल पृष्ठ हुआ। और दूसरा पृष्ठ होगा ए डैश सी सी। तो दोस्तों प्रिज्म क्या है, प्रिज्म दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम है। इसमें से दो समतल पृष्ठ कौन कौन होगा, ए डैश बी, एक समतल क्षेत्र हुआ, और दूसरा ए डैश सी और सी, दो समतल पृष्ठ हुआ। दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ जो पारदर्शक माध्यम है उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। और दोस्तों प्रिज्म में जानेंगे क्या क्या होता है इसमें पॉइंट। प्रिज्म में दोस्तों अगर बात हम करें तो प्रिज्म का ए डैश, ये जो है दोस्तों यह है प्रिज्म का अपवर्तक कोण। अब प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं किसको है, तो दोस्तों प्रिज्म का अपवर्तक सतह को अलग करने वाले रेखा को, प्रिज्म के अपवर्तक सतह को अलग करने वाले रेखा को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म का जो अपवर्तक सतह है ना, उसको अलग करने वाली रेखा, प्रिज्म का अपवर्तक सतह एक ये वाला है, एक ये है, इसको अलग करने के लिए जो बीच में रेखा खिंचाया गया इसी को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो दोस्तों आएगा, देखिए क्या है, बी सी सी बी डैश, ये है दोस्तों प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार अर्थात जिस चीज पर प्रिज्म खड़ा है उसे प्रिज्म का आधार कहते हैं। अब है ए डैश बराबर प्रिज्म का अपवर्तक कोण, या इसको प्रिज्म का कोण भी कह सकते हैं। इसमें से ए जो है दोस्तों ये प्रिज्म का कोण है या प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। और अब हम चलते हैं इसको प्रिज्म का अपवर्तक सतह। तो अपवर्तक सतह में ए डैश बी डैश बी, ये जो है दोस्तों ये है प्रिज्म का अपवर्तक सतह। दोस्तों प्रिज्म में दो अपवर्तक सतह होता है, एक तो ये हो गया ए डैश बी डैश बी, दूसरा हो गया ए डैश सी सी डैश सी डैश। प्रिज्म का अपवर्तक सतह। तो दोस्तों प्रिज्म में अपवर्तक सतह दो है। अपवर्तक सतह इसको कहते हैं जिससे होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म में जिस सतह से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको प्रिज्म का अपवर्तक सतह कहते हैं। और अपवर्तक सतह को अलग करने वाली रेखा को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। और जिस चीज़ पे प्रिज्म खड़ा हो, स्थिर हो, उसे हम प्रिज्म का आधार कहते हैं। और प्रिज्म में जितना का कोण बन रहा है उसको प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग ये जो हम प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर पढ़ाएं अभी, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।